नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKDIT स्टडीज़ पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। तो साथियों, हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो प्रीवियस ईयर्स में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं और हम इन क्वेश्चंस पे चैप्टर वाइज है जो इन क्वेश्चंस का विस्तृत हल कर रहे हैं। आज के सेशन में हम प्रारंभिक वैद्युतिकी के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में जो आपके पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण एक सूचक से दूसरे सूचक तक मुक्त आवेशों की शुद्ध गति होती है। इस प्रकार के संचलन को हम किस नाम से जानते हैं? बताइए साथियों। यानी आपका कोई भी पदार्थ है उसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके कारण है जब आपके एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर तक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या फ्री जो आपका चार्ज है उसकी शुद्ध गति होती है और इसके संचलन के कारण आपको क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए दे रखा है आपकी विद्युत शक्ति, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र और ऑप्शन डी है आपका विद्युत ऊर्जा। तो साथियों ध्यान रखना, जो आपके मुक्त आवेश की गति है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो आपकी गति होती है जिसके कारण क्या होता है? आपका विद्युत धारा का प्रभाव होता है। साथियों ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विद्युत शक्ति आपकी कार्य करने की दर कहलाती है, यानी P बराबर W/T है, वो विद्युत शक्ति कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र के कारण जो आपका, या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र है जो आपका आवेश के कारण उत्पन्न होता है। आवेश यदि आपका नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र, और त्वरित गति से गति से या वेग से गतिशील है तो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और विद्युत ऊर्जा है जो होती है आपकी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की जो आपकी दर होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके मुक्त आवेशों की जो गति है उसके द्वारा जो आपका विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह को उत्पन्न करता है। बताइए साथियों, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इनमें से क्या उत्पन्न होगा? ऑप्शन ए दे रखा है चुंबकीय चार्ज, ऑप्शन बी है एक EMF, ऑप्शन सी है एक विद्युत करंट, ऑप्शन डी है एक MMF और ऑप्शन ई है एक प्रतिरोध। तो साथियों आपको ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जो आपका सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा है जिसका प्रवाह किसके कारण होता है? हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही आपका विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ध्यान रखना, विद्युत धारा का प्रवाह है जो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। हम कह सकते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत गति में होता है। EMF है जो आपका एक प्रकार का क्या होता है? एक बल होता है जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ध्यान रखना, मैग्नेटिव मोटिव फोर्स है जो आपका MMF की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिव मोटिव फोर्स। ध्यान रखना, जिसे हम FM से प्रदर्शित करते हैं। FM बराबर होता है आपका N/I और इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न। साथ ही ध्यान रखना, MMF की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है, जिसे हम FM से प्रदर्शित करते हैं। FM बराबर क्या होता है? N/I होती है। N का मतलब होता है आपके टर्न की संख्या, I मतलब धारा, इसी के कारण जो आपका मात्रक बन गया एम्पियर टर्न। तो आपका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो आपका विद्युत करंट उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। प्रतिरोध को साथ ही ध्यान रखना, हम ओम में मापते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। बताइए साथियों, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा का प्रवाह वो किस दिशा में होता है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है यादृच्छिक, यानी बिना किसी नियम के, ऑप्शन बी है धनाग्र से ऋणाग्र की ओर, ऑप्शन सी है ऋणाग्र से धनाग्र की ओर और ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। बताइए साथियों, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि धारा का प्रवाह जो आपका
किस दिशा में होता है। तो साथियों आपको पता है कि धारा है जो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव दे रखा है धनागर और नेगेटिव का मतलब है ऋणागर, यानी धनागर से ऋणागर की ओर है जो आपका धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन बी है जो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है जो आपकी धारा का प्रवाह होता है। और इससे उल्टी या विपरीत दिशा में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह आपके इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। तो ऑप्शन बी है आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है बताइए साथियों। ये कितनी बार है जो आपका क्वेश्चन है जो रिपीट हो रखा है और इतने सारे एग्जाम से पूछा गया है, यानी टेक्निकल हेल्पर में, यूपीपीसीएल में, पीजीसीएल में, टेस्टिंग असिस्टेंट में, यूपीआर यूनियल में, इतने सारे एग्जाम्स में ये इतना सिंपल क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपका क्या होता है, ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को हम वी से, आवृत्ति को एफ से, और आपका प्रतिरोध है जिसे हम आर से डोनेट करते हैं। प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, और वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं, और धारा को हम एम्पियर में मापते हैं साथियों, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है किसी चालक के लिए विद्युत धारा घनत्व का उचित संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है बताइए साथियों। विद्युत धारा घनत्व का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपको पूछा गया है। आपको विद्युत धारा घनत्व का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। विद्युत धारा घनत्व को हम जे से दर्शाते हैं। जे बराबर होता है आपका आई बटे ए, यानी विद्युत धारा बटा आई को हम कह सकते हैं विद्युत धारा, और ए होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आपका जे बराबर क्या हो गया, विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसकी आपका मात्रा क्या हम कह सकते हैं, इकाई होगी आपकी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी धारा को हम एम्पियर में मापते हैं और एरिया हो गया आपका मीटर स्क्वायर में, तो इसका मात्रक बन गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो विद्युत धारा घनत्व बराबर आपको ध्यान रखना है जे बराबर आई बटे होता है, यानी विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। विद्युत धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा का रूट प्रतीक होता है बताइए साथियों। विद्युत धारा को हम किस प्रतीक से दर्शाते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो एकदम इजी क्वेश्चन आपको पता होगा। वी के द्वारा हम विभव या कह सकते हैं वोल्टेज को प्रदर्शित करते हैं। आई के द्वारा है जो हम धारा को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डब्ल्यू के द्वारा हम शक्ति को प्रदर्शित करते हैं जिसका मात्रक वाट होता है। धारा का मैंने आपको बता ही दिया, एम्पियर होता है, विभव का वोल्ट होता है, और आर के द्वारा हम प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं जिसे हम ओम में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि एक एम्पियर की जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या होती है, आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है 1 वोल्ट प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 कूलाम प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 1 कूलाम प्रति वोल्ट, और ऑप्शन डी है 1 वाट प्रति सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एम्पियर विद्युत धारा को हम 1 कूलाम प्रति सेकेंड के रूप में डिफाइन करते हैं। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी 1 कूलाम आवेश है जो आपका यदि 1 सेकेंड समय में प्रवाहित हो जाता है तो आपके धारा का मान है वो 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर की डेफिनेशन है वो आपकी 1 कूलाम प्रति सेकेंड होती है। आई बराबर क्यू बटे टी, यहाँ से आपका क्या मात्रक आ गया, कूलाम प्रति सेकेंड। और ओम के नियम अनुसार है जो आपका आई बराबर वी बटे आर भी होता है, जिससे मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति ओम भी है जो एक प्रकार से आपकी धारा का मात्रक होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1 कूलाम प्रति सेकेंड को हम 1 एम्पियर कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। अब बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है। वोल्ट आपके, विभव की, ओम आपके प्रतिरोध की, जूल आपके ऊर्जा या हम कह सकते हैं कार्य की इकाई होती है, और एम्पियर है जो आपके विद्युत धारा की इकाई होती है। ध्यान ध्यान रखना चाहते हैं विद्युत धारा की ऐसी इकाई है जो एम्पियर है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है किसी भी तार में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है बताइए साथियों। किसी भी कंडक्टर में
आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके कारण फ्लो होता है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है धनावेश की गति, ऑप्शन बी है ऋणावेश की गति, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन्स की गति और ऑप्शन डी है आवेश की गति का कोई असर नहीं होता। अब बताइए साथियों किसके कारण है जो आपके इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की जो आपकी धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन है जो आपका एक प्रकार का ऋणावेशित कण है, यानी ऋणावेश की गति के कारण है जो आपकी धारा का फ्लो होता है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। धनावेश आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे आपका कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन है जो आपका एक ऋणावेश कण होता है जिसके कारण है जो आपका धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन बी है जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है। बताइए साथियों अगर आपको धारा का फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपका आसानी से दे सकता हो। आवेश प्रवाह की दर यानी आपका क्यू बटे टी आपको पूछा गया, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है। किस फॉर्मूले में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है आपका आई बराबर डी क्यू बटे डी टी, यानी आवेश परिवर्तन का या हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर है वो आपकी विद्युत धारा कहलाती है। आपका ऑप्शन ए है जो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आई बराबर डी क्यू बटे डी टी। साथ ही ध्यान रखना ऑप्शन बी में आपके क्यू बटे टी दे रखा है, लेकिन आपके आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है, तो बदलने के लिए है जो हमारे यहाँ पे आई बराबर है वो डी क्यू बटे डी वाला ऑप्शन है जो आपका सही आंसर होगा, ना कि आई बराबर क्यू बटे टी वाला। ध्यान रखना आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो आपका आई बराबर क्या होगा, डी क्यू बाई बटे डी टी होगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। यदि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम ऑप्शन बी है जो सही आंसर कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन ए के रहते हुए हम ऑप्शन बी को सही नहीं मान सकते। ऑप्शन ए को है जो आपका प्राथमिकता दी जाएगी, ऑप्शन ए है जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताइए साथियों यदि आपको इकाइयाँ ध्यान में है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, कौन सी इकाई बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। यहाँ पे आपको एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में तुलना करके पूछा गया है। बताइए साथियों कौन सा है जो इसमें सही दे रखा है। पहला दे रखा है कि मिली एम्पियर छोटा होता है माइक्रो एम्पियर से। ऑप्शन बी दे रखा है एम्पियर छोटा होता है माइक्रो एम्पियर से। ऑप्शन सी दे रखा है एम्पियर छोटा होता है मिली एम्पियर से। और ऑप्शन डी दे रखा है माइक्रो एम्पियर छोटा होता है मिली एम्पियर से। तो साथियों ध्यान रखना मिली एम्पियर है जो आपका माइक्रो एम्पियर से बड़ा होता है, ऑप्शन ए आपका गलत है। एम्पियर भी आपका माइक्रो एम्पियर से बड़ा होता है, ऑप्शन बी भी आपका गलत है। ऑप्शन सी दे रखा है एम्पियर भी आपका मिली एम्पियर से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, ये भी गलत है। लेकिन ये आपका सही दे रखा है कि आपका मिली एम्पियर है वो माइक्रो एम्पियर से बड़ा होता है, ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मिली बराबर होता है आपका 10 की घात -3 या हम कह सकते हैं 0.001, और माइक्रो बराबर होता है आपका 10 की घात -6 जिसे हम कह सकते हैं 0.2450 और 1, इसके द्वारा हम माइक्रो को व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना एम्पियर आपका सबसे बड़ा होता है, मिली एम्पियर आपका उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा हो गया आपका माइक्रो एम्पियर। एम्पियर यदि आपका 1 होगा तो मिली एम्पियर आपका 0.001 होगा, और माइक्रो एम्पियर जो आपका 0.00001 होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 1 होगा, यहाँ पे ये 10 की घात -3 होगा, और यहाँ पे है ये आपकी 10 की घात -6 होगा। तो ध्यान रखना साथियों सबसे बड़ा एम्पियर है, उससे छोटा मिली एम्पियर है, और उससे छोटा है जो आपका माइक्रो एम्पियर है। यहाँ पे साथियों ध्यान रखना ये आपका माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में जो संबंध है वो आपका सही दर्शाया गया है, यानी माइक्रो एम्पियर है जो आपका मिली एम्पियर से छोटा होता है। ऑप्शन डी है जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, 50 कूलम्ब आवेश 5 सेकेंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। बताइए साथियों आवेश का मान आपको 50 कूलम्ब दे रखा है, समय का मान आपको 5 सेकेंड दे रखा है। यदि किसी कंडक्टर में प्रवाहित हो रहा है तो आपको धारा का मान पूछा गया है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एकदम इजी वे में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्यू का मान आपको दे रखा है 50 कूलम्ब, टी का मान आपको दे रखा है 5 सेकेंड। तो आई बराबर आपका फॉर्मूला होता है क्यू बटे टी, यानी क्यू का मान 50, टी का मान 5, तो आपके पास आ गया धारा का मान 10 एम्पियर। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एकदम इजी क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिट लंबाई के एक चालक से 2 सेकंड के लिए 2 कूलम्ब आवेश का प्रवाहित होता है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा बताइए। समय का मान आपको 2 सेकंड दे रखा है, आवेश का मान आपको 2 कूलम्ब दे रखा है, धारा का मान आपको पूछा गया है। तो धारा का फॉर्मूला अभी हमने बात की है, क्यू बटे टी। क्यू का मान आपके पास 2 है, धारा का मान भी आपके पास, टी का मान भी आपके पास 2 है, तो धारा का मान कितना आ जाएगा, 1 एम्पीयर। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये साथियों इतने इजी क्वेश्चन भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप दे सकते हो, और आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है रिपीट होने की आपकी पूरी संभावना है। इसलिए आप है जो इन क्वेश्चन की बार बार है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। अगला आपका क्वेश्चन है, 60 माइक्रो एम्पीयर की धारा मिली एम्पीयर में कितनी होगी। अब बताइए साथियों, आपके पास 60 माइक्रो एम्पीयर की धारा है, यदि हमें उसे मिली एम्पीयर में व्यक्त करना है तो वो आपकी कितनी होगी। ध्यान रखना, 60 माइक्रो एम्पीयर बराबर हम कह सकते हैं कि 60 माइक्रो एम्पीयर बराबर 60 इंटू 0.001 मिली एम्पीयर। मिली एम्पीयर को हम 0.001 कह सकते हैं, तो बराबर ये आपके पास कितना आ गया, 0.06 मिली एम्पीयर हम कह सकते हैं। हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों, क्योंकि आपके माइक्रो एम्पीयर है वो बराबर होता है 10 की घात -6 एम्पीयर के, और आपका हम कह सकते हैं माइक्रो एम्पीयर को 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -3 एम्पीयर। यानी माइक्रो एम्पीयर बराबर आपका 10 की घात -6 होती है, तो 10 की घात -6 को हम 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -3 एम्पीयर लिख सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो आपका माइक्रो एम्पीयर है वो बराबर हो गया 10 की घात -3 इंटू मिली एम्पीयर के, या हम कह सकते हैं 10 की घात -3 मिली एम्पीयर के बराबर हो गया। तो माइक्रो एम्पीयर बराबर कितना हो गया, 0.001 मिली एम्पीयर। और यही इसी का मान है जब हमने यहाँ पे रखा 60 इंटू 0.001 मिली एम्पीयर, तो हमारे पास माइक्रो एम्पीयर को हम क्या कह सकते हैं, 0.006 मिली एम्पीयर भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों। ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, इस सब का मान है जो आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों। इनसे हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत की गति कितनी होती है, बताइए साथियों, विद्युत की गति कितनी होती है। मीटर प्रति सेकेंड में तो सभी को मालूम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मील प्रति सेकेंड में ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 4,86,000 मील प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 3,86,000 मील प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 1,86,000 मील प्रति सेकेंड, और ऑप्शन डी है आपका 2,86,000 मील प्रति सेकेंड। साथ ही ध्यान रखना, एक मील बराबर होता है आपका, एक मील बराबर 1609 मीटर होता है साथियों। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा की गति होती है वो 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये तो हमें सबको पता है। या हम कह सकते हैं 3 इंटू 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है, या हम कह सकते हैं कि 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ध्यान रखना साथियों, मील में है जो आपकी विद्युत धारा की गति होती है 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। मील में कितनी होती है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। यानी ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों। विद्युत धारा की गति है जो अलग अलग मापदंडों में आपको ध्यान रखना चाहिए। एक मील बराबर आपके 1609 मीटर होते हैं। विद्युत धारा की गति 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 इंटू 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हम कह सकते हैं, और 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड भी हम कह सकते हैं। और मील में यदि व्यक्त की जाए तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड जो आपकी विद्युत धारा की गति है। अगला आपका क्वेश्चन है, घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, बताइए साथियों। जो आपके घरेलू इंस्ट्रूमेंट होते हैं जितने भी, वो किस सप्लाई पे कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है त्रिभुजीय तरंग आपूर्ति वोल्टेज, ऑप्शन बी है डीसी आपूर्ति वोल्टेज, ऑप्शन सी है एसी आपूर्ति वोल्टेज, और ऑप्शन डी है चर आवर्ती आपूर्ति। बताइए साथियों। तो साथियों आपको पता होगा कि घर में हमें हमारे सप्लाई आती है सिंगल फेज एसी सप्लाई, तो हमारे जो घरों के उपकरण है वो ज़्यादातर एसी आपूर्ति पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों। डीसी या त्रिभुज या तरंग आपूर्ति वोल्टेज, चर आवर्ती नहीं होती, फिक्स होती है साथियों हमारी सप्लाई की आवृत्ति। और हमारे घरों में जो आपकी सिंगल फेज एसी सप्लाई है जो प्रदान की जाती है, तो एसी सप्लाई पे जो हमारे अधिकतर उपकरण है जो
चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? बताइए साथियों, किसी भी कंडक्टर से आपकी विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसका जो आपका टेम्परेचर है वो किसके रीजन से इंक्रीज हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है चालक इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच आपसी टकराव। ऑप्शन बी है धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव। ऑप्शन सी है संचालन इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी टकराव। और ऑप्शन डी है मूल परमाणुओं से चालक इलेक्ट्रॉनों के नियम के कारण। हम बताइए साथियों, यदि हम किसी भी धात्विक कंडक्टर से विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो उसका तापमान है जो किस कारण बढ़ जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, तापमान बढ़ने का कारण होता है आपका इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच जो उनके आपसी टकराव के कारण है वो उस कंडक्टर का तापमान बढ़ जाता है। धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव नहीं होता साथियों, इलेक्ट्रॉनों के बीच भी आपसी टकराव नहीं होता और परमाणु और चालक इलेक्ट्रॉनों के नियम के कारण नहीं होता। ये आपके इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच आपसी टकराव होता है जिसके कारण, यानी जो भी आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनका परमाणु से टकराव होने के कारण किसी भी कंडक्टर जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ई है जो आपका ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। बताइए साथियों, विद्युत धारा के द्वारा कौन सा प्रभाव है जो आपका उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है तापीय प्रभाव। ऑप्शन बी है केमिकल इफेक्ट। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इफेक्ट। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना साथियों, विद्युत धारा के कारण आपका तापीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है जिसे हम एच बराबर आई स्क्वेयर आर टी से प्रदर्शित कर सकते हैं। रासायनिक प्रभाव भी विद्युत धारा के कारण आपको सेल या बैटरी में देखने को मिलता है। चुंबकीय प्रभाव भी विद्युत धारा के कारण आपको मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रभाव है जो आपके विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और भी प्रभाव होते हैं जैसे प्रकाशीय प्रभाव, आयनीकरण प्रभाव, ये सारे भी आपके विद्युत धारा के कारण है जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका क्वेश्चन है, चल रही ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होगी? बताइए साथियों, एक ट्रेन है जो आपकी चल रही है, गति कर रही है और उसमें आपका एक आदमी बैठा है, तो इस आदमी में कौन सी ऊर्जा होगी यह आपको पूछा गया। ऑप्शन ए स्टैटिक, ऑप्शन बी है गतिज, ऑप्शन सी है विद्युत, ऑप्शन डी है रासायनिक और ऑप्शन ई है ए और बी दोनों। साथ ही ध्यान रखना, आदमी है जो आपका स्थिर ट्रेन में बैठा है जिसके कारण उसमें स्थितिक ऊर्जा होगी, यानी आदमी एक पोजीशन में बैठा है जिसके कारण स्थितिक ऊर्जा होगी। और ट्रेन है जो गति कर रही है उसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी उस व्यक्ति में स्थितिक और गतिज है दोनों ऊर्जा होगी। ऑप्शन ई जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ट्रेन की गति के कारण गतिज ऊर्जा और आदमी की स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, यानी दोनों प्रकार की ऊर्जा है उस व्यक्ति में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। बताइए साथियों, एक विमान है जो आपका आकाश में उड़ रहा है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए स्थितिज, ऑप्शन बी है गतिज, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा और ऑप्शन ई है ए और बी दोनों। तो साथियों ध्यान रखना, विमान की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा है और विमान है जो आपका गति कर रहा है जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा है। तो विमान में भी आपकी स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होगी। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, यानी विमान आपका आकाश में ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है और विमान गति कर रहा है तो उसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी है। ऑप्शन ई है जो आपका गतिज स्थिति दोनों ऊर्जा है उस विमान में है। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युतीय रूप से चालू भाग को स्पर्श करता है तो हाथ और पैर के बीच के विभव को क्या कहा जाता है? यानी हाथ और, यानी एक कोई आपका व्यक्ति है और ये इसके हाथ और पैर के बीच के विभव को आपको पूछा गया है क्या कहा जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, हाथ और पैर के बीच के विभव को स्पर्श विभव कहा जाता है और जो आपके दो पैर के बीच विभव होता है उसे चरण विभव कहा जाता है और हाथ से हाथ के बीच जो विभव होता है उसे भी आपका स्पर्श विभव कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना, हाथ से हाथ के बीच भी आपका स्पर्श विभव, हाथ से पैर के बीच भी आपका स्पर्श विभव और पैर से पैर के बीच है वो आपका चरण विभव होता है। साथियों ध्यान रखना, स्पर्श विभव का मान है वो आपका सदैव है चरण विभव से ज़्यादा होता है। साथियों ध्यान रखना,
चरण विभव का मान कम और स्पर्श विभव का मान है जो आपका ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी आपको यहाँ पे हाथ और पैर के बीच विभव पूछा है तो आपका स्पर्श विभव होगा, और दोनों हाथों के बीच भी आपका स्पर्श विभव होगा, लेकिन पैरों के बीच है जो आपका चरण विभव होगा, और स्पर्श विभव का मान है जो आपके चरण विभव से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी है जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य रूप से स्पर्श विभव की तुलना में स्टेप विभव परिमाण में, अब बताइए साथियों सेम ही क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत घुमा के आपको इस एग्जाम में पूछा गया है वीपीआर यूनिवर्सल में, यानी स्पर्श विभव की तुलना में स्टेप विभव परिमाण में छोटे होते हैं, अत्यधिक उच्चतर होते हैं या बराबर होते हैं। तो साथ ही ध्यान रखना, अभी हमने बात की है कि जो स्पर्श विभव का मान है वो ज़्यादा होता है और स्टेप यानी चरण विभव का मान कम होता है। तो ध्यान रखना जो आपके स्टेप यानी चरण विभव है वो परिमाण में छोटे होते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान रखना साथियों, यानी जो आपका टच पोटेंशियल है वो आपका स्टेप से ज़्यादा होगा, और इसमें पूछा है कि टच की तुलना में स्टेप है जो आपके परिमाण में छोटे होते हैं। ऑप्शन ए है जो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर में की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। बताइए साथियों, किसी कंडक्टर में धारा का पूरा हो रहा है, उसमें इनमें से किसके कारण है जो आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है रिएक्टेंस, ऑप्शन बी है इम्पीडेंस, ऑप्शन सी है कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी है रेसिस्टेंस, और ऑप्शन डी है ई है इंडक्टेंस। तो साथ ही ध्यान रखना जो आपकी ऊष्मा है वो आपके रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिरोध है जो आपके धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण वहाँ पे आपको हीट जनरेट होगी। ध्यान रखना हीट जनरेट का नियम है वो आपका जूल जूल का नियम है, जिसे हम H बराबर I² RT से दर्शाते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में ऊष्मा है वो आपका कारण है वो रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध के कारण है जो ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला आपका क्वेश्चन है, आदर्श रूप में नियतांक वोल्टता स्रोत में होना चाहिए। बताइए साथियों, आदर्श रूप से जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है उसका रेसिस्टेंस पूछता है आपको, अनंत होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अनंत धारिता होना चाहिए। यानी आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में किस प्रकार का रेसिस्टेंस या किस प्रकार की धारिता होना चाहिए, ये आपको पूछा गया। तो साथ ही ध्यान रखना आदर्श वोल्टेज सोर्स में जो आपका प्रतिरोध है वो शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना आदर्श वोल्टेज सोर्स का पूछा है, वोल्टमीटर का नहीं पूछा। यदि यहाँ पे आदर्श वोल्टमीटर का पूछते तो आदर्श वोल्टमीटर का साथ ही ध्यान रखना अनंत होता है, जबकि आदर्श वोल्टेज सोर्स का जो आपका प्रतिरोध है वो शून्य प्रतिरोध होता है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युत विभव को पारंपरिक रूप से क्या लिया जाता है, यानी जो आपका अर्थ पोटेंशियल है उसका मान आपको पूछा गया है। तो साथ ही ध्यान रखना पृथ्वी का विद्युत विभव आपका 0 लिया जाता है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पृथ्वी का विभव भी 0 होता है और पृथ्वी का जो आपका रेजिस्टेंस भी है वो भी आपका 0 होता है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है। बताइए साथियों, किसी भी कंडक्टर की सरफेस से जो आपके इलेक्ट्रॉनों का विमोचन का मतलब हो गया साथियों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो आपके जारी करना या आपके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, जिसे जो हम विमोचन कह सकते हैं। या विमोचन का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनों को जारी करना या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना। तो साथ ही ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों का विमोचन है वो इलेक्ट्रॉनों की बमबारी नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचालन नहीं, तापमानिक उत्सर्जन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। साथ ही ध्यान रखना ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी किसी भी पदार्थ के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन या इलेक्ट्रॉनों का जारी करना वो आपका इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन बी है जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, जब एक परावैद्युत ऐसी वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ विद्युत ऊर्जा अवशोषित की जाती है, इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ये परावैद्युत यानी डाइइलेक्ट्रिक ऐसी वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ विद्युत ऊर्जा अवशोषित की जाती है, इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है परावैद्युत हानि, ऑप्शन बी है चुंबकीय हानि, ऑप्शन सी है विद्युत शक्ति हानि, और ऑप्शन डी है ऊष्मा हानि। तो साथ ही ध्यान रखना जब एक डाइइलेक्ट्रिक माध्यम से आपके वोल्टेज के अधीन होता है और उस टाइम जो आपकी विद्युत ऊर्जा अवशोषित की जाती है उसे हम परावैद्युत हानि के रूप में डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चुंबकीय हानि, विद्युत शक्ति हानि, ऊष्मा हानि नहीं होता, वो आपकी परावैद्युत यानी या डाइइलेक्ट्रिक लॉस है, जिसे हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए है जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक खराब बिजली की कनेक्शन, अब बताइए साथियों एक जो आपका बिजली का कनेक्शन है या खराब बिजली के कनेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा। खराब बिजली के कनेक्शन का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा, या खराब बिजली के कनेक्शन में से जब
धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, या लोड के लिए सामान्य उपलब्ध कुल ऊर्जा जो आपकी घट सकती है, या इनमें से सभी। तो साथ ही ध्यान रखना, खराब बिजली के कनेक्शन के कारण जो आपका प्रतिरोध है वो सामान्य प्रतिरोध से आपको अधिक देखने को मिलेगा। इनमें से जब धारा प्रवाहित की जाएगी वहाँ पे आपकी अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जो आपके लोड के लिए कुल उपलब्ध ऊर्जा है वो आपकी घट जाएगी। यानी ये सारे इफेक्ट है जो आपकी खराब बिजली के कनेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यदि आपका खराब बिजली का कनेक्शन है, ये सारे इफेक्ट है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन और अपने सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, और इस प्रारंभिक वैद्युतिक चैप्टर का भी आया अंतिम क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए साथियों, जो आपका विद्युत शब्द है उसकी उत्पत्ति के संबंध में आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। कथन एक दे रखा है, इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन दो दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी की खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। और ऑप्शन तीन दे रखा है, इसे यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन रहने वाला है, वह है ऑप्शन नंबर डी। यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी की खोज है उसका श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, और इसे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है जो किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से नहीं हुई, ये ऑप्शन है जो आपका कथन है जो गलत दे रखा है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो साथियों ये हमने प्रारंभिक वैद्युतिकी चैप्टर के सारे क्वेश्चन है जो आज तक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी 2023 तक जो आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें पूछे गए सारे क्वेश्चन है जो हमने विस्तृत रूप से हल कर लिए हैं। साथ ही मिलेंगे अगले सेशन में अगले चैप्टर के पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।